बढ़ते आगे, वक्त है 10 की कमाई का और आइए शुरुआत करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। पालवे साहब सुप्रभात, करें शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी एजिस लॉजिस्टिक। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, लेकिन अगर इसके लास्ट 5-6 महीने का सेटअप देखें तो स्टॉक एक लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का होते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20 डे 50 मूविंग एवरेज की 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब अच्छे कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से एक लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन करके स्टॉक में जो रिकवरी बनते हुए दिख रही वीकली और डेली सेटअप पे, हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ पे एक अच्छा अपमूव यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 234 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 234 से लेकर 225 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें 205 का। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में करीब आना चाहिए 280 से लेकर 290 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक्स पे बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, एजिस लॉजिस्टिक्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय आती हुई राजेश पालिया साहब के तरफ से आती हुई ये है स्टॉक, और जहां पर 205 का स्टॉप लॉस लगाएं, 280-290 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी। स्वागत करते हैं सेठी साहब का भी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आप जैन साहब को धन्यवाद दे दीजिए। विनाइल इंडस्ट्रीज आज जैन साहब ने भी सुबह सुबह रिकमेंड किया, पिछले हफ्ते की आपकी पिक भी रही है। और अब बताइए आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल संदीप को थैंक यू। विनाइल इंडिया मेरा भी पसंदीदा स्टॉक पिछले वीक ही रिकमेंड किया था, आज उसने भी रिकमेंड किया। स्टॉक आज के इस खराब बाजार में भी अच्छा कर रहा है। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक ऐसा ही स्टॉक है जो कि बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, और बाजार जब आज अपने लाइफ टाइम हाई से 2000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी के लेवल पे, ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज, और ये भी संदीप का एक फेवरेट स्टॉक रहा है, मुझे मालूम है वो कई बार इसको रिकमेंड करता है, कर चुका है। ये स्टॉक कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है जो कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर डिसैलिनेशन है, फिर सीवेज ट्रीटमेंट है। तो इस तरह का कारोबार करती है एक सॉलिड कंपनी, और हर कुछ जो एक स्टॉक में हम खोजते हैं एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए, वो सब इस कंपनी में मौजूद है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मार्च तिमाही के नतीजे बेहद दमदार थे। 83 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 70 करोड़ का पैट था, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 27 करोड़ के सामने 83 करोड़ का पैट। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, डेट इक्विटी रेशियो 0.07, पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा 57%, और FIS भी बुलिश है इस पे, 12% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है निपॉन फ्रैंकलिन, और एक एबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी का, वो भी इसमें 2.82% स्टेक ओन करता है। तो सब कुछ है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने का। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट है 2500 रुपए। ION एक्सचेंज ये है वो स्टॉक जहां पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से 2500 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे। हिमांशु जी तैयार है अपनी 10 की कमाई के शेयर के साथ। हिमांशु जी बताइए सर। जी सर, तो अनिल जी छोटा सा अपडेट था, और धन्यवाद था राकेश जी को, कुणाल जी को। पिछले हफ्ते मैंने 10 की कमाई में ऑयल इंडिया को रिकमेंड किया था 250 के लेवल्स पर। ऑलरेडी स्टॉक आज 4-5% ऊपर है, और आज राकेश जी, कुणाल जी ने 10 की कमाई में इसको शामिल किया है। मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, इसमें बने रहें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अनिल जी, अब अगर यहां से 10 की कमाई के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है मोंटी कार्लो। एक काफी अच्छा अनिल जी यहाँ पर चार्ट सेटअप बना हुआ है। मुझे लगता है एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता नजर आ रहा है। 615 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, तो ग्रेजुअली इसमें एक्यूमुलेशन करने की सलाह है, पोजिशनल व्यू के साथ खरीदारी करने की सलाह है। मेरा मानना है कि 580-590 तक के भी डिप मिलते हैं तो वहां पर पोजीशन ऐड की जा सकती है। 550 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, और मेरा मानना है कि 3 से 6 महीने का अगर इसको वक्त दिया जाए तो 700 से 750 रुपए तक के टारगेट्स मोंटी कार्लो में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां पर एक पोजिशनल तौर पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। यह है आपके लिए मोंटे कार्लो में खरीदारी करने की राय है आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर हिमांशु जी की तरफ से। और दूसरा
हिमांशु जी ने जो धन्यवाद दिया पिछले हफ्ते 10 की कमाई में ऑयल इंडिया स्टॉक कुणाल जी राकेश जी ने दिया था, हिमांशु जी उसके लिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। देखो भाई ऐसा है कि आजकल में कोई रिकमेंड हुआ हो ज़्यादा से ज़्यादा उतना तक धन्यवाद ठीक है, नहीं तो फिर आप हर स्टॉक के लिए मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि कितने सालों से मैं कितने स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, हर स्टॉक मैंने कभी न कभी तो रिकमेंड किया होगा ना। तो इतना पुराना धन्यवाद मत दीजिए, कोई नया ताजा आजकल का है तो ठीक है, बाकी तो सर ठीक है। अभी आप देखो हमारे जैन साहब है कि नहीं है, जैन साहब किधर है? हाँ जैन साहब किधर, जैन साहब को दिखाइए। अब जो स्टॉक रिकमेंड होता है 10 की कमाई में या जो मतलब विकास जी की लिस्ट में आ रहा है, जैन साहब का तुरंत मैसेज आता है ये मेरा 2 बार जेम स्टॉक, ये मेरा 3 बार जेम स्टॉक, ये मेरा जेम स्टॉक। अरे भाई जैन साहब इतनी लंबी इनिंग नॉट आउट है, कब से खेले जा रहे तो कौन सा स्टॉक बचा है? अब मैंने फिर जैन साहब को बोला कि आप वही वाला स्टॉक बताइए जो आपके जेम्स में नहीं आया है, कि ये मेरा जेम स्टॉक नहीं है। कुणाल जी ये रूल ठीक है? अनिल जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनिल जी एक परेशानी, अनिल जी एक तो धन्यवाद आ रहा है, अब आपने आते हुए धन्यवाद को रोक लिया अनिल जी, हो सकता है धन्यवाद के साथ कुछ ताजा कुछ मिठाई वगैरह आ जाती तो अनिल जी वो भी रुक गई। तो अनिल जी ऐसा अन्याय मत कीजिए सुबह सुबह। वो सब अलाउड है, वो सब अलाउड है। आप अगर अच्छा हो आप मेरी बात मान गए, नहीं तो मैं बग्गा साहब के पास जाने वाला था, बग्गा साहब से अप्रूव करवा लेता। बग्गा साहब तो पक्का करते न्यूट्रल है ना, उनको तो धन्यवाद आता जाता नहीं है, तो बग्गा साहब तो कहते कि ये होना चाहिए रूल। तो चलिए तो ताजा वाले धन्यवाद देते लेते रहे, पुराने वालों को छोड़ दे। आइए बढ़ते आगे। अच्छा बग्गा साहब से हम बात कर ही रहे थे, तो एक चीज और है जिस पर मुझे बग्गा साहब से राय भी लेनी है, और वो है हमारे बाजारों की चाल पर। ऐसा लग रहा था सर कि एफआईएस की तरफ से थोड़ी बिकवाली का प्रेशर रुक रहा है, थोड़ी खरीदारी तो नहीं आ रही, लेकिन मतलब कम से कम बेचना बंद कर रहे हैं। अभी बदले हुए माहौल में क्या आपको लग रहा है कि फंड फ्लो वापस एफआईएस की तरफ से आए, ये उम्मीद करनी चाहिए या नहीं? देखिए अनिल जी, लग तो रहा है कि डॉलर पीक हो चुका है 105 पे, बट थोड़ा सा इसका स्तर बन जाए। अभी ये जो फ्राइडे को यूएस की इन्फ्लेशन आएगी ये बहुत अहम रहेगी। अगले हफ्ते फेड की बैठक है 15 जून को, तो 2-3 महीने लग जाएंगे एक पीक बनते हुए डॉलर का, और उसके बाद मुड़ेगा। क्योंकि ग्रोथ इंडिया में है, इंडिया की ग्रोथ देख के जरूर पैसा आएगा। अब जैसे चाइना का जो था कि अनइन्वेस्टेबल, एक बारी जेपी मॉर्गन की एक लीक्ड रिपोर्ट में आ गया कि चाइना इज अनइन्वेस्टेबल, फिर बहुत उन्होंने कोशिश की कि नहीं ये गलती से रिलीज हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि चाइना इतना गिर चुका है इनके वैल्यूएशंस के, ये अच्छा मौका है चाइना में पैसे लगाने का। तो हमारा क्या हो रहा है हमारे मार्केट में, अगर आप देखें पहले वैल्यूएशन कंप्रेस हुए हैं, दूसरा क्या है कि WPI आपकी बहुत हाई है, डबल डिजिट्स में है, CPI सिंगल डिजिट में है। उससे क्या मतलब है कि कंपनीज का मार्जिन कंप्रेस हो रहा है। तो वैल्यूएशन के बाद अब अर्निंग्स कंप्रेशन होगी, उसके बाद एक नया वैल्यूएशन का एक बॉटम निकल के आएगा, तब आप देखेंगे एफआईस लौट के आते हुए। मुझे लगता है 2-3 महीने लग जाएंगे इस पूरे प्रोसेस में अनिल जी, क्योंकि ये डॉलर को पहले पीक होना हो सकता है 105 पे डॉलर पीक हो गया। अब आप देखिए हमारे एफएक्स रिजर्व्स भी बढ़े पिछले हफ्ते में, ये क्या दर्शा रहा है कि जो आरबीआई ने $40 बिलियन अपना खर्च किया रुपए के डिफेंस में, लग रहा है कि वो अभी टर्न हो रहा है। और जब ये हमारे रेट बढ़ेंगे तो एकदम से मार्केट फिर से अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगा फ्लोज के तौर पे। तो अगर रुपी आपका स्टेबल होता है, और उसके लिए चाहिए डॉलर को पीक होते हुए, डॉलर एक लेवल पे आके तटस्थ हो जाए कि चलो अब ये हाई हो गया इस साइकिल का डॉलर का, वो मुझे लगता है 105 हो गया मई में। पहले से ही मैं कह रहा था 105 तक, ये मई तक हो जाना चाहिए। अप्रैल पहले लगा था, फिर अप्रैल में हमने चेंज किया कि मई में लगता है पीक हो जाएगा। हो सकता है हो गया है पीक। वो अब फ्राइडे का आंकड़ा बहुत अहम है इन्फ्लेशन का, अगर इन्फ्लेशन आपकी प्लेटो होते हुए दिखती है वो अच्छा रहेगा। और फिर फेड का क्या नजरिया रहता है, 50 बेसिस पॉइंट तो 99.6% प्रोबेबिलिटी हो गया कि 50 बेसिस पॉइंट अगले हफ्ते बढ़ने वाला है, बट उनकी कमेंट्री क्या आती है वो बहुत अहम रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय इस वक्त बग्गा साहब की तरफ से एफआईएस के फ्लोज को लेकर। सर विदा लेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द होगी।
स्वागत है आपका 10 की कमाई में। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। बताएं पालवे साहब, अपनी पोजिशनल पिक एजिस लॉजिस्टिक्स आपको पसंद आया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? पोजिशनल पिक रहेगी सेंचुरी टेक्सटाइल। हालांकि स्टॉक आज 2-2.5% के आसपास करेक्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पिछले हफ्तों में हमने देखा में एक अच्छा तेजी का मूव बनते हुए दिखा था, तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए वीकली और डेली चार्ट पे, अब यहाँ पे इसको पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है। 868 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 868 से लेके 858 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 830 का। और पोजिशनली हमें इसमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 950 से लेकर 960 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल पे बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में। ओके, सेंचुरी टेक्सटाइल है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई है। आइए पूछते हैं सेठी साहब से भी, ION एक्सचेंज के बाद उन्हें क्या है पसंद, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 600 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है, जिसमें खास करके एस्बेस्टस शीट्स जो कि रूफिंग में काम आती है वो बनाती है। इसके अलावा बोर्ड्स, पैनल्स, फिर इनका एक डिवीजन है जो प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स भी बनाता है। और इस सेगमेंट में कई सारी बड़ी कंपनियां जैसे L&T है, गोदरेज है, रिलायंस है, ये सब इनके कस्टमर्स हैं। बाकी कंपनी एक जबरदस्त कंपनी, एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। करीबन 7000 डीलर्स है अक्रॉस द कंट्री और 1 लाख से ज्यादा छोटे गांवों में प्रेजेंट है और 600 शहरों में भी प्रेजेंट है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 630 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 585 रुपए का। ओके, तो यह है आपके लिए एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। पोजीशनल पिक सेठी साहब की तरफ से। आइए 10 की कमाई का आइडिया लेते हैं जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं सर, आपकी पिक। यस, बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाए, वो है ग्लॉस्टर GLOSTER, और जूट की कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड जूट कंपनी है इंडिया की, और बहुत ही एज ओल्ड कंपनी है, मतलब 1879 से कंपनी कार्यरत है। और आज जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है बांगुर फैमिली, उनके पास 1954 में आई थी और तब से बहुत बेहतरीन कंपनी काम कर रही है। और कंपनी की जब मैं वेबसाइट पे गया तो वहां पे एक इन्होंने क्लेम किया, विच इज लाइक वेरी इंप्रेसिव, ओनली कंपनी विथ 12 सर्टिफिकेशंस, मतलब बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती है इनकी इंडस्ट्री को लेकर, वो सारी की सारी है। और लिस्ट भी बहुत लंबी थी, बट यस। और पिछले कुछ 1-1.5 सालों में कंपनी ने 125 करोड़ का कैपेक्स किया है और कंपनी जीरो डेट कंपनी है। और ग्रीन पैकेजिंग का देखिए बेनिफिशियरी रहेगा ही, प्लास्टिक्स पे कई बार बैन आता है। कुछ अभी रिसेंटली भी DGTR की तरफ से पॉजिटिव न्यूज थी सेगमेंट के लिए, अपने चैनल पे भी एक्सक्लूसिव न्यूज थी। और अब फंडामेंटल्स में आता हूं तो सिर्फ 9-9.5 के पी मल्टीपल पे है। बुक वैल्यू इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल इज 0.52, यानी कि आधे भाव पे मिल रही है कंपनी बुक वैल्यू के सामने। और डिविडेंड यील्ड 2.5% का है। पिछले 3 साल के सेल्स की कैगर भी 13.5% के लगभग रही है। लास्ट ईयर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाया 65 करोड़ का, और छोटी इक्विटी है 5 करोड़ की, और 1000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व्स है। और बांगुर फैमिली की 73% की शेयर होल्डिंग है। DIIs भी इसमें स्ट्रॉन्ग 15% होल्ड करते हैं। और हाइस कंपनी ने 1368 का बनाया हुआ, उसके सामने आज अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। सो आई फील कि इसको 1200 के टारगेट के लिए बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ग्लॉस्टर जूट, इस पर है खरीदारी की राय। जैन साहब की तरफ से नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए जय से एक ट्रेडिंग कॉल लेनी है, बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी बिल्कुल दीपांशु, भारत फॉर्ज में हमें बहुत वीकनेस देखने मिल रही है। अगर आप ये स्टॉक देखें तो आज भी लगभग 0.25% की गिरावट है, आज तीसरा दिन है। और आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल जो ब्रेक किया है इसने, आज 650 के लेवल है उसको ब्रेक किया। विद दैट ये पूरी राइज जो एक 3 वेव राइज हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 650 के स्ट्राइक आउट ऑप्शन दीप इसका खरीदने की मेरी सलाह है, जो करीब अभी आपको 27.75 रुपए में मिलेगा। इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। ऑन द डाउन साइड आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 18.60, 18 रुपए 60 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस लगाकर
भारत फौज का 650 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे 27.75 में। पहला टारगेट दीप इसका बन रहा है वो है 42 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी एट 55। सो 55 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकती है। जून सीरीज हमें काफी अभी दिन बाकी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 600 रुपए तक होता है ये स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए तक हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑन दी अपसाइड जब तक 650 के ऊपर इसका क्लोज नहीं आता, भारत फौज में आपको वीकनेस अच्छी खासी देखने मिल सकती है। इंडिकेटर्स भी काफी वीक हो चुके हैं और यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए, तो यहाँ पे सेल करके चल सकते थे। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फौज का पुट खरीदारी करने के लिए 650 वाला पुट ऑप्शन खरीदिए 27.75 राउंड फिगर में 28 रख लीजिए। कहाँ याद रखेंगे आप इतना, 18.60 एक तो जय है ना जो लेवल देते, बहुत याद रखना भी भारी काम है हमारे लिए भी। जय कहीं आप ऐसा तो नहीं करते कि ऐसे ऐसे लेवल दो जो अनिल जी को याद ही नहीं रहेंगे तो बार बार पूछेंगे नहीं कि इस कॉल का क्या हुआ, उस कॉल का क्या हुआ, ऐसा मतलब सोच समझ के कर रहे हैं कि वाकई में चार्ट पे से निकल के आता है? नहीं अनिल जी, ये चार्ट्स पर नहीं, अनिल जी जो चार्ट्स पर स्पॉट के लेवल्स निकल कर आते हैं वो अनुसार मैं ऑप्शंस की प्राइस अनिल जी कैलकुलेट कर लेता हूँ ऑप्शंस कैलकुलेटर के माध्यम के। बंसल जी, जय को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए? नहीं अनिल जी, बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए अनिल जी, बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, और उसके बेनिफिट ऑफ डाउट के अनिल जी प्रबल दावेदार है जय। जय इसका मतलब ये है कि बंसल जी ये कह रहे हैं कि आप पे डाउट है, बेनिफिट भले ही दे रहे हैं लेकिन उन्होंने मान लिया कि आप पे डाउट है। बंसल जी आप पे डाउट कर रहे हैं, अब आप और बंसल जी आपस में बात कर लीजिएगा, शो के बाद में डिसाइड कर लीजिएगा बंसल जी ने जो आपके लिए सही कहा है। मेरा तो काम है लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या भावना है वो बाहर लाने का। तो ऐसा मेरी तरफ से कुछ नहीं था बेनिफिट ऑफ डाउट या राउंड फिगर। मैं तो सोचा था बंसल जी आपके बारे में क्या सोचते ये बता दिया जाए। अब भी अगर आप लोग बीच में ना कुछ झगड़ा वगड़ा ना करें तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, और वक्त है एक बेहद खास मेहमान से मुलाकात करने का, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलियस कैपिटल से दिनशो ईरानी, और वक्त है हमारी खास सीरीज बाजार आर या पार। हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। दिनशो सर बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस खास सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज में हम ये बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि जिस तरह का मूड माहौल है बाजार में, दोनों तरफ की व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एक जो बड़े इकोनॉमिक डेटा को देखने वाले लोग हैं वो बड़े भारी भरकम मंदी में, दूसरी तरफ जो माइक्रो चीजें देखते हैं कंपनी के नतीजे या फिर लिक्विडिटी, उनको लगता है कि भाई कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सबके बीच में सबसे पहले आपसे बाजार का डायरेक्शन लेने की जरूरत है। बताएं सर, क्या है आपका व्यू? पहले तो धन्यवाद अनिल जी मुझे शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनिल जी, हमने सावधानी तो एक्चुअली ये साल के बिगिनिंग में ही हमने बरत ली थी, मतलब जनवरी में ही हमने कॉल लिया था कि थोड़ा मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा आगे चलते। इनफैक्ट आपके ही चैनल पे आके हमने ये बोला था पहले तो कि एक वोलेटिलिटी रहेगी अगले 2 क्वार्टर के लिए, हमें तो ये लग रहा था, और जो ये साबित हुआ है। उल्टा सितंबर या अक्टूबर में हमने एक प्रोएक्टिव कॉल लिया था कि मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा दूरी रहे तो बेहतर रहेगा, और हमने अपनी सेलिंग भी की थी काफी मिड कैप स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो में। तो एक लेवल पे तो हमारा पोर्टफोलियो एक टाइम पे तो 25% कैश हो गया था, पर चलते चलते धीमे धीमे हमने वापस इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, और आज की तारीख में 10% कैश है। और ये 10% कैश हमें जल्दबाजी नहीं लग रही है इन्वेस्ट करने को। हमें अभी भी लगता है कि थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, पर अभी ये सब बोलने के बावजूद एक चीज मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जो यूएस से जो डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं काफी अच्छे डेटा पॉइंट्स है, जो मतलब इन्फ्लेशन गिरने लायक जैसे डेटा पॉइंट्स है। तो वैसे जैसे अमेजॉन ने एक अनाउंसमेंट किया था एक हफ्ते पहले कि उनके जो वेयर हाउस स्पेस है वो सब लीज करना चाहते हैं, मतलब उनके पास एक्सेस फ्री वेयर हाउस स्पेसेस है, जो कि साबित करता है कि उनके वेबसाइट पे थोड़ा जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो गया है अमेजॉन की वेबसाइट पे। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि वॉलमार्ट और टारगेट जो बड़े रिटेलर हैं, ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर है यूएस में, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि हम अपनी इन्वेंट्री प्राइसेस काट रहे हैं कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री हमारी मूव होना चालू हो जाए। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि डिमांड थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है वहां पे। और एक और जो बड़ा डेटा पॉइंट आया था जो चाइना से आया था वो ये था कि
चाइना ने काफी एग्रेसिव लॉकडाउन अनाउंस किए थे उनके कोविड बैटल के चलते, तो उसके चलते काफी जो उनके पोर्ट शिपिंग लाइन थे वहां पे क्लॉगिंग हो गई थी, पोर्ट थे वहां पे। पर उसके बावजूद यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड रूट्स थे उसमें फ्रेट उल्टा थोड़ा कम ही हुआ है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यूएस से डिमांड कम हो रहा है। तो अगर आप देखें तो यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटीज का, मतलब कंज्यूमर गुड्स का जो कमोडिटीज यूज होती है वहां पे, तो उसके चलते हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको कमोडिटीज में थोड़ा डाउन दिखना चालू हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो गया है, एक्सेप्ट क्रूड तो खैर अलग ही स्टोरी है, वो तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते अलग ही भाव चल रहे हैं, 120 अभी लास्ट देखा मैंने 121 ब्रेंट का भाव, तो वो तो अलग ही है, तो वो एक ओवरहैंग है। और दूसरा आप हमारे डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो हमें अभी ऐसे लग रहा है कि जो करेक्शन हुआ है ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन काफी अच्छा करेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत जो भी हुआ है उसके चलते जो वैल्यूएशन है वो जरा 10 ईयर के एवरेजेस पे पहुंच रहे हैं आस्ते आस्ते, विच इज अ वेरी गुड साइन। और लेकिन एक ही चीज है कि हमारे रीजन के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशन है वो अभी भी बड़ी स्ट्रेस्ड है, क्योंकि रीजन काफी करेक्ट हुआ था, इंडिया बिल्कुल नहीं हुआ था, तो उसके चलते वैल्यूएशन गैप जरा बढ़ गया था। इसीलिए आप ये एफआई की जो सेलिंग देख रहे हैं वो देखते ही रहेंगे जब तक ये लाइन में नहीं आते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, इसलिए हमें लगता है कि अगला एक हाथ क्वार्टर अभी भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जब एक्चुअली डालना है पैसा तो आप सिलेक्टिवली डाल सकते हैं और वो भी स्टैगर्ड मैनर में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको दिखेगा अगले 2-2.5 महीने में थोड़ा फ्लैट लाइनिंग ही दिखेगी आपको बाजार में, तो मौका काफी मिलेंगे आपको। ओके, तो थोड़ा सावधानी रखें, अभी बाजार बहुत सारे मौके देगा और कम से कम अगले 2-3 महीने सावधानी रखने की जरूरत है। और ये क्या सावधानी माइक्रो फैक्टर्स की वजह से भी रखनी है सर? जैसे कि आमतौर पर आप जैसे फंड मैनेजर्स कंपनियों पर बुलिश होते हैं कि चलो ठीक है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन कंपनियों की कमाई होती दिख रही है और जो कंपनियां इनसे दूर रहती है, जिन पर फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ठीक है। लेकिन क्या इस बार कंपनियों के नतीजों ने, जो इस तिमाही के नतीजे आए, अभी अभी रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है, क्या थोड़ा हिला दिया है मार्केट्स को कि जिस तरह से मार्जिन खराब हो रहे हैं, सेल्स है, मुनाफा नहीं है, तो माइक्रो फैक्टर पर कैसे आपका व्यू बन रहा है सर, बताएं। जी अनिल जी, ये अच्छा पॉइंट आपने निकाला कि क्वार्टर के जो नंबर आए थे वो कैसे आपको दिखे। हमें तो ऐसे लगा कि थोड़ा हमारा ये व्यू था कि जरा ज्यादा ही मार पड़ेगी कंपनीज को ऑन द मार्जिन, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस सबसे चल गए थे, पर काफी हद तक संभाल लिए गए। ये इतना हिट नहीं आया मार्जिन में, एक्सेप्ट सर्टन सेक्टर लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह में तो काफी मार पड़ी है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर में इतनी नहीं लगी क्योंकि उनकी पुरानी इन्वेंट्रीज क्लियर आउट हो रही थी, तो शायद इसलिए वो संभल गए थे। और दूसरा आप देखें तो जो डिसअपॉइंटमेंट टू सरप्राइज रेशो है वो इतना स्क्यू भी नहीं हुआ, मतलब 1:1 का ही रेशो रहा। हमें तो लग रहा था डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होंगे, एनालिस्ट ज्यादा एग्रेसिव थे, पर ऐसा लग रहा है कि मैनेज कर लिए हमारे कॉर्पोरेट्स और समाव अच्छे मतलब काफी सेंसिबल रिजल्ट दिखाए। पर हैविंग सेड दैट, दूसरा हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 25% हमारा कैश हो गया था और हमने फिर बाद में डिप्लॉय करना आस्ते आस्ते चालू किया है। तो ये हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक थीम हमने अपनी बनाई है, जो ये है कि हिंदुस्तान में अराउंड 30 से 35 करोड़ कंज्यूमर्स हैं जो एक्चुअली डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हैं, और वही कंज्यूमर्स को जो अपील करती है थीम्स, उन थीम्स में हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चालू की है, जो कि आप बोल सकते हैं मास, अफोर्डेबल लग्जरी, या तो जो अच्छी चीज होती है, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया है एक एथनिक वेयर प्लेयर, फिर एक जूतों का प्लेयर, फिर होटल्स के स्टॉक्स 1-2, तो ऐसे सब हमने अपने पैसे आस्ते आस्ते डिप्लॉय करना चालू कर दिए और अच्छा ये हो रहा है वहां पे जैसे जैसे हमने पिकअप किया है ये सब। सो आई थिंक जैसे आपने बोला कि हमेशा मौके मिलेंगे बाजार में, आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन हमारा क्या है कि हम लॉन्ग टर्म थीम देख के करते हैं, इसलिए हमें थीम पसंद है और ये थीम में ही, कंज्यूमर थीम में ही हमें लग रहा है कि आगे चल के होगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। अब ये बताएं सर कि इस तरह के माहौल में जब ब्याज दरें बढ़नी है और महंगाई ऊपर है, तो पहले तो ये बताएं कि जो 8 तारीख को पॉलिसी आने वाली है, इस पॉलिसी से आपकी क्या उम्मीद है? गवर्नर साहब क्या करेंगे और क्या कहेंगे? जी हमें तो यही लगता है कि एक्चुअली आप पोल देखें सबके, तो यही है कि 50 बिप्स हाइक तो गिवन है रिपो रेट्स में, वो तो सब बना के बैठे। कम होगा तो आई थिंक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, पर 50
मुझे लगता है कि बिल्ड इन है, तो वो अगर जो आ गया तो ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा, मतलब वो तो बहुत ही डराने वाली बात है, पर लगता नहीं है कि उससे ज्यादा होगा। 50 इज द मैक्सिमम दैट द गवर्नमेंट लुक एट। और दूसरा जो उनकी लैंग्वेज है, आई थिंक वो मेंटेन करेंगे, शायद इतना हॉकिश भी नहीं सुनाएंगे, जैसे जो लास्ट टाइम उन्होंने बोला था वैसे ही दे मेंटेन करेंगे। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इतना पैनिक बिल्ड इन होगा बाजार में। अगर ज्यादा हॉकिश हो गए तो ऑब्वियसली वो तो है ही, पर हमें जिस हिसाब से हमने इकोनॉमी से, हम तो इकोनॉमिक्स है नहीं, तो जितनी बातें की इकोनॉमी से हमें तो यही लग रहा है कि probably they'll maintain their accommodative with a hawkish view stance, ऐसा लग रहा है। तो ये आपके लिए राय है इस वक्त। %0.5% तो ब्याज दरें बढ़ना निश्चित है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अगर किसी को निवेश करना है इस बाजार में जहां महंगाई और ब्याज दरों के बढ़ने की चिंता हो, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है सेफ हैं, या तो कम गिरेंगे या यहां पर पैसा बनने के चांसेस हैं? ये एक तो हमारा तो सेक्टर एक गिवन है, वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। वहां पे, और वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाला ही मेनली, क्योंकि वो कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स होते हैं। और वहां पे हमारा एनालिसिस काफी हद तक यही बताता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट सिनेरियो राइजिंग होता है, तो ये कंज्यूमर फेसिंग जो बैंक्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आती है, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वो बढ़ते रहते हैं आस्ते आस्ते, बिकॉज उनका जो लेंडिंग रेट है वो तो सीधा एडजस्ट हो जाता है विद द राइजिंग। और आपने देखा ही है पिछले हफ्तों में काफी बैंक्सों ने अपने अपने रेट बढ़ा दिए, और एग्रेसिवली बढ़ाए हैं, मतलब एक बार नहीं 2-3 बार बढ़ा दिए हैं चलते। तो वो निम्स बढ़ जाते हैं, और नीचे जो लेंडिंग होती है, जो उनके बोरिंग कॉस्ट होते हैं, वो काफी स्टिकी रहते हैं, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं, तो इसलिए आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेक्टर जो है कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स का, या तो जो एनबीएफसी हो गए कंज्यूमर फेसिंग, वो सब में अच्छा ही होगा चल के आगे। दूसरा जो हमें सेक्टर, मैंने जैसे आपको बताया कि कंज्यूमर पर डिस्क्रिशनरी, और वो भी एक वेरी सिलेक्ट सेक्टर जहां पे हमें अंडर पेनिट्रेशन दिखता है, वो वाला सेक्टर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है उसके बारे में। और तीसरा एक्सपोर्ट ड्रिवन जो सेक्टर है, वो आपको देखना पड़ेगा बड़ी क्लोजली, क्योंकि वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। बहरहाल अभी की तारीख में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिकॉज एक छोटा जैसे आईटी सेक्टर हो गया, वहां पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जो आपका एटरिशन रेट, जो रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, जो जहाँ पे मैन पावर वगैरह मूव आउट होते हैं वगैरह, वो एटरिशन रेट, वो देखना पड़ेगा आपको बड़े ध्यान से। अगर वहां पे इंप्रूवमेंट होता है तो वो सेक्टर भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये है वो तमाम आपके लिए निवेश के भरपूर आइडियाज। दिनशो सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को बाजार का आउटलुक देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आइए इस बीच चलते, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, सीधे चलते उनके पास। आजादी का अमृत महोत्सव, इसमें आइकॉनिक समारोह का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और जन समर्थ पोर्टल का लॉन्च भी करेंगे। उनके पास हम पहुंचेंगे, तब तक आइए जल्दी से शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है। पालिया साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छी रिकवरी हमने पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लोअर साइड से आते हुए दिखी है। स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। डेली वीकली चार्ट पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक में हमें लगता है शॉर्ट टर्म एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 195-196 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट आना चाहिए करीब 230 से लेकर 240 तक के अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से अगर डिप मिलती तो भी ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब इसमें 176 के आसपास का। तो हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने की राय आती हुई। HOEC, इस स्टॉक में खरीदारी करें। ये है लगभग 195-96 के आसपास से 176 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट 230-240 का। सेठी साहब, आपकी शॉर्ट टर्म पिक? बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है सोमानी सेरामिक्स, जो कि अभी 590 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये भी एक लीडिंग कंपनी है, सेरामिक्स और विट्रीफाइड टाइल्स बनाने वाली, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स के कारोबार में है। एक सॉलिड कंपनी है, और जिस तरह से हम रियल एस्टेट और हाउसिंग की डिमांड देख रहे हैं, उसका फायदा इस पूरे सेक्टर को होना है। कंपनी का एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 328 तो इनके खुद के शोरूम्स है, फिर 2000 डीलर्स है और 6000 सब डीलर्स है। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और अच्छी खासी FIS DIS की भी हिस्सेदारी है 22.7%, जिसमें कोटक है, L&T है, फ्रैंकलिन है। तो मुझे ये स्टॉक करंट लेवल्स में अच्छा लगता है। आपने इसके हाइज थे, ईयरली हाइज अराउंड 970,
तो वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर ये 590 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 610 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 580 का स्टॉप लॉस रखना है। 580 का स्टॉप लॉस, 610 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी यहां पर इस वक्त। आइए ये आपके लिए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की सारी की सारी पिक्स आपके लिए आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे, हम उनके पास चलेंगे। आइए तब तक न्यूज पर व्यूज के लिए भी हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं। आज टेक्सटाइल सेक्टर पर हमारा खास फोकस है और नाहर स्पिनिंग के टॉप मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे आज के लिए। तो ये बड़ा एक्शन आपके लिए आज आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। इस बीच बाजार पर नजर डालिए, 16,500 के आसपास पूरी तरह से ट्रेडिंग रेंज में वक्त बिताता हुआ, न ज्यादा तेजी न ज्यादा मंदी, 16,450 नीचे और 16,575 ऊपर, और बैंक निफ्टी भी 35,075 के आसपास सपोर्ट लेकर 35,400 के आसपास ऊपर की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बेहद टाइट रेंज बाउंड मार्केट आपके लिए। जय ठक्कर भी तैयार है, आई थिंक जय की तरफ से एक कॉल है। जय आपके लिए बिगुल। बिल्कुल अनिल जी, एक 10 की कमाई अनिल जी देना है मुझे। ओके जी बताएं, 10 की कमाई बताएं सर। जी अनिल जी मेरा आज जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो राजेश जी के साथ आई थिंक उनकी लॉन्ग टर्म पे उसके साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। एजिस केमिकल जो अभी ट्रेड कर रहा है 229 पर अनिल जी। इसमें आज एक बढ़िया मूव देखने मिल रहा है। इनफैक्ट अनिल जी मैं ये भी कहूंगा कि जो रिसेंट एक कंसोलिडेशन हुआ था ये स्टॉक में लगभग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 230 अंटिल 205, ये जो 25 पॉइंट यानी कि 10% का एक जो रेंज है उसका ब्रेकआउट आज देखने मिल रहा है। तो इमीडिएट टारगेट जो इसके ऊपर के निकल कर आ रहे हैं जी वो 250 रुपए के है। सो पहला टारगेट वो रहेगा। वो लेवल्स अनिल जी अगर इसका निकलता है तो एक मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा और देयर आफ्टर दिस स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 268, 268 तक के भी लेवल्स उसके ऊपर देखने मिलेंगे। सो 250, 268 ये दो इमीडिएट टारगेट्स के लिए खरीदे एजिस। एंड इसमें जो स्टॉप लॉस डाउन साइड मैंने जी लगाना होगा दैट वुड बी 219, 219 पर। तो देखिए अब 10 पॉइंट्स का एक रिस्क है डाउन साइड का, दैट इज नियर अबाउट 4%, बट ऊपर में आपको 268 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है इन द शॉर्ट टर्म। आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स करे खरीदारी। पालविया साहब की लॉन्ग टर्म पिक भी है 280 290 के टारगेट्स के लिए। जय की 10 की कमाई का आइडिया है 268 के फाइनल टारगेट्स के लिए। इस बीच स्टील कंपनीज के लिए खबर आ रही है, न्यूज राइज के हवाले से खबर आ रही है, आने वाले कुछ दिनों में कंपनीज अपना दाम घटा सकती हैं। 5,000 रुपए पर टन तक की कटौती संभव है। रिसेंटली ऑफकोर्स हमने सरकार की तरफ से भी एक्शन देखा है, एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, तो उसका इंपैक्ट अब आप दाम सॉफ्टनिंग में आते हुए देख रहे हैं। घरेलू स्टील कंपनियां घटा सकती हैं दाम, ये आपके लिए खबर आ रही है। आज सुबह ऑलरेडी रिपोर्ट थी, आयरन ओर के दाम भी नीचे जा रहे हैं और एनएमडीसी ने रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 25% तक दामों में कटौती भी करी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो स्टील कंपनीज के लिए थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो रहा है और स्टील कंपनीज की तरफ से भी अब आप दामों में कटौती आते हुए देख सकते हैं। 5,000 रुपए प्रति टन तक की कटौती संभव है। सारे मेटल काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं। तो अनिल जी अच्छी बात है, एटलीस्ट थोड़ा कच्चे तेल तो ऊपर है दाम, बट एटलीस्ट स्टील मेटल्स के दाम कम हो सकते हैं, ऐसे खबरें सजेस्ट कर रही हैं सर। ओके बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपके लिए दामों में कटौती होती दिख रही है और हम इसीलिए लगातार आपको बार बार कह रहे हैं मेटल शेयरों में खरीदारी नहीं करनी है और जब भी आपको मौका मिले निकलने के बारे में ही सोचे। ये बिल्कुल साफ राय है मेटल शेयरों को लेकर। आइए बढ़ते आगे और वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आज हमारे साथ जो कंपनी कार्यक्रम में हो रही है शामिल, टेक्सटाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। नाहर स्पिनिंग 1983 में इस कंपनी का इश्यू आया था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी और जो बिजनेस इस वक्त सुर्खियों में है वो है कॉटन यान का। तो कॉटन यान, ब्लेंडेड यान और होजरी निटवेयर मैन्युफैक्चरिंग करने का कारोबार करती है कंपनी और वित्त वर्ष 2021 के जो आंकड़े हमारे पास है करीबन 5.5 लाख स्पिंडल कंपनी के पास में है इस वक्त। आइए हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ओसवाल साहब से करते हैं मुलाकात। ओसवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। सबसे पहले उसी चीज से लेकर आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बताया जा रहा है कि यान की बड़ी कमी है, मतलब डिमांड बहुत ही जबरदस्त है घरेलू मार्केट में। कई डीलर्स कह रहे हैं कि हमारे पास यान है नहीं,
मिल्स कह रहे हैं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन यान आने में बड़ी वक्त लग रही है। बताएं सर, क्या वाकई में यान की सप्लाई में कमी है या डिमांड बहुत ज्यादा हो क्या रहा है, जरा एक बार एक्सप्लेन करें सर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो यान की कोई कमी नहीं है। ये एक गलत नोशन बाजार में फैलाया जा रहा है गारमेंट और मिडअप्स की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए कि आप यान की एक्सपोर्ट को बैन करो, जबकि फैक्ट ये है कि यान ही यान है और कोई डिमांड ही नहीं है। हमारी इतनी स्पिनिंग कैपेसिटी है कि अगर हम एक्सपोर्ट ना करें तो लोकल मार्केट में धागा की कैपेसिटी वो क्षमता उठा ही नहीं सकता। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी एक्सपोर्ट की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉटन का रेट इतना महंगा है। 1 लाख रुपया कैंडी का रेट है बाहर, क्यों डिमांड कम है और हिंदुस्तान में तो 1 लाख रुपए के हिसाब से रुई का भाव क्लीन बनता है 400 रुपया, और 400 रुपया ही धागे का भाव है। कोई डिमांड ही नहीं है, हमारे पास धागा ही धागा पड़ा है, कोई डिमांड है ही नहीं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि यान की कमी नहीं है, जो समस्या है वो यान के रॉ मटेरियल को लेकर है। जैसे आप कॉटन यान बनाते हैं तो कॉटन रुई के दाम ज्यादा बढ़े हुए हैं, और अगर आप दूसरा वाला वो मैन मेड फाइबर बना रहे हैं तो उसके भी रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हुए हैं, तो क्या उनके रॉ मटेरियल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं? नहीं, मैन मेड फाइबर की डिमांड अच्छी है और उसके रॉ मटेरियल के रेट इतने नहीं बढ़े हैं। हम आज की डेट में नाहर स्पिनिंग के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि हम 100% कॉटन यान से आज की डेट में 100 टन पर डे सिंथेटिक फाइबर में शिफ्ट कर गए हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और ये शिफ्ट करने की वजह ये है कि कॉटन के दाम बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो कॉटन के दामों को काबू में लाने की जो सरकार कोशिश कर रही है, हाल ही में आपने सुना होगा बैठकें भी हुई है कई सारी, क्या उसका कोई असर दिख रहा है कि अभी तक कुछ असर पड़ा नहीं है? बात ऐसे है कि अब जब कॉटन है ही नहीं तो सरकार कहां से ले आएगी कॉटन? तो अब अक्टूबर नवंबर में नहीं आएगी, तभी बाजार में कूल्ड ऑफ पीरियड होगा, क्योंकि आज की डेट में कॉटन की क्रॉप का गलत एस्टिमेट हो गया। 3 करोड़ 60 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख गांठ का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 30-40 लाख गांठ एक्सपोर्ट हो गई। पहले कॉटन के ऊपर ड्यूटी थी, किसी लोगों ने इंपोर्ट करने की कोई कोशिश ही नहीं की। अब सरकार ने ड्यूटी को माफ किया है, मगर अब लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया भी है वो जब तक कॉटन आएगी, अगस्त सितंबर के अंदर आएगी, और मॉनसून भी थोड़ा लेट चल रहा है मेरे को लग रहा है, तो ये कॉटन सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं आ पाएगी। जब नवंबर में पूरी भरपूर सप्लाई कॉटन की होगी तभी ये कॉटन के प्राइस नीचे आएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम सबको, चाहे वो धागे वाले हैं, चाहे वो मेडअप वाले हैं, चाहे वो टी शर्ट वाले हैं, सबको एक बार ये जो पेन वाला पीरियड है इससे निकलना ही पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल सा माहौल है और बड़ा टफ टाइम है। तो अगली कॉटन की जो फसल आएगी, जो तब तक इंतजार करना पड़ेगा, वो सप्लाई जब आएगी तभी इसके दाम कम होंगे। और सवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए और खुलकर बात करने के लिए और बताने के लिए सेक्टर का आउटलुक। आज थोड़ी सी समय की कमी है, नहीं तो मुझे विस्तार से आपसे और भी बात करनी थी और भी सवाल पूछने थे, लेकिन किसी दिन और आपसे समय लेकर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है हमारे सभी मेहमानों से भी विदा लेने का। 16,500 पर निफ्टी है, 35,300 के आसपास बैंक निफ्टी है, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शो समापन करें उससे पहले एक चीज बता दूं, इस शो के बाद हमारा एक खास कार्यक्रम आ रहा है। मॉनसून सीजन आ चुका है, मॉनसून सीजन में किस तरह का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, तो आपके लिए कुछ ऐसे बेहतरीन शेयर, बरखा बहार शेयर शानदार, ये विशेष पेशकश हमारी रिसर्च टीम की तरफ से हमारे आती हुई दिख रही। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद इस बढ़िया वाले और खास शो को मिस मत कीजिए। तब तक बैंक निफ्टी को हरे निशान में, निफ्टी को थोड़े लाल निशान में छोड़कर मुझे और दीप को विदा दीजिए। हमारे सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करना है आपको शो का समापन। आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।